दोस्तों, पिछले चैप्टर 216 में हमें आखिरकार सुओ के अतीत का सबसे बड़ा राज पता चला। एंडो ने खुलासा किया कि सुओ का संबंध मशहूर ग्रुप रेड चनपुरो से है, एक ऐसी संस्था जो पीढ़ियों से अपने शहर की रक्षा करती आ रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि आई पैच यानी सन फेई सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि रेड चनपुरो का अधिकारी है। ये सुनते ही सकुरा पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद सुओ कभी सच में बोफोरिन का हिस्सा था ही नहीं। और चैप्टर के अंत में सन फेई की ठंडी आभा वाली एंट्री ने साफ बता दिया, अब कहानी एक साधारण गैंग लड़ाई नहीं बल्कि विंड ब्रेकर के सबसे खतरनाक आर्क में चैप्टर 217 की शुरुआत होती है, एक बेहद संकरी और भीड़ भाड़ वाली गली से। पूरा इलाका नियॉन लाइट से भरा हुआ है, छोटी छोटी दुकानें, अलग अलग भाषाओं के साइन बोर्ड और पीछे लगातार लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। फिर चैप्टर हमें एक खाने के ठेले के पास ले जाता है, जहाँ एक आदमी खाना खत्म करके खुशी से बोलता है, धन्यवाद, मेरा पेट भर गया है। और तभी सामने वाला दुकानदार ध्यान देता है कि वो आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा। वो तुरंत पूछता है, अरे तुम थोड़ा लड़खड़ा रहे हो, पहले बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते? लेकिन वो आदमी लड़खड़ाते हुए हंसकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक से चल सकता हूँ। और बस अगले ही पल स्थिति अचानक बिगड़ जाती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो सड़क की तरफ लड़खड़ाकर गिरने लगता है और तभी एक साइकिल सीधे उससे टकरा जाती है। पूरा सामान सड़क पर गिर जाता है, फल इधर उधर लुढ़कने लगते हैं, साइकिल का पहिया घूमने लगता है और आसपास के लोग घबराकर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी एक आदमी उसे उठाते हुए बोलता है, अरे बाप रे, क्या तुम्हें चोट लग गई? क्या तुम ठीक हो? फिर दोनों आदमी एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक बोलता है, तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? दूसरा तुरंत जवाब देता है, तुम कहीं से भी लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गए, ये तुम्हारी ही गलती है। लेकिन असली समस्या यहाँ दुर्घटना नहीं थी, असल समस्या थी अलग भाषाओं में चिल्ला रहे थे और कोई भी किसी की बात ठीक से समझ नहीं पा रहा था। बाकी लोग भी उलझन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई बोलता है, शायद किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो इसकी भाषा समझ सके। और तभी भीड़ के बीच से तीन लोग धीरे धीरे सामने आते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, माफ कीजिए। फिर उनके चेहरे सामने आते हैं, उनमें एक अपना सुओ होता है और उसके दो साथी। जैसे ही वे आते हैं, पूरा माहौल अपने आप शांत होने लगता है और तभी चैप्टर आधिकारिक रूप से अपना शीर्षक दिखाता है, चैप्टर 217, विश्वंगरीय शहर। फिर सुओ शांत स्वर में पूछता है, हमें चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक अधिकार भी महसूस हो रहा था। और फिर वो दोनों लोगों की तरफ मुड़ता है। पहले नशे में आदमी को देखकर बोलता है, लीसान, आपने फिर ज्यादा शराब पी ली। फिर दूसरे आदमी की तरफ देखकर कहता है, नगु इंसान, मैंने आपको कितनी बार कहा है धीरे चलाया करो, यहाँ सड़कें बहुत संकरी हैं, सावधान रहिए। और वे दोनों शांति से उसकी बात सुनते रहते हैं। और यही पल सबसे दिलचस्प था, क्योंकि वो दोनों की अलग अलग भाषाएं समझ रहा था। मतलब वो सिर्फ कोई साधारण जो इस पूरे बहुसांस्कृतिक शहर को जोड़कर रखता है। फिर वहाँ का दुकानदार बोलता है, कितनी राहत मिली, आप लोगों का यहाँ होना बहुत मददगार है, परेशानी के लिए माफ कीजिए। फिर सुओ का साथी बोलता है, कोई बात नहीं। फिर पीछे एक छोटा बच्चा फल उठाकर आराम से खाने लगता है। लेकिन तभी सुओ धीरे से पीछे मुड़कर एक नाम लेता है, मिनजुन, उसे वापस रख दो। और बच्चा तुरंत घबराकर बोलता है, माफ कीजिए, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैंने इसे चुराया नहीं, मुझे ये बस नीचे मिला था। फिर पीछे उसके दोनों साथी आराम से प्रतिक्रिया देते हैं। एक बोलता है, हाँ, तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर सुओ बोलता है, तुम भी एक से अधिक भाषाएं जानते हो, बाक्स। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? मैं सिर्फ द्विभाषी हूँ। लेकिन तभी पीछे खड़ा दूसरा सदस्य तुरंत बोल पड़ता है, रेड चनपुर में द्विभाषी होना ही असामान्य है, साफ है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। फिर उसका साथी चिढ़कर बोलता है, ये क्या था? फिर आगे बोलता है, प्रताप, तुम बेवकूफ हो, मुझे ये कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरी तुलना तुम दोनों राक्षसों से मत करो। फिर सुओ बोलता है, अरे बस भी। का आदमी बोलता है, दोस्तों, अगर तुम्हारे पास कुत्तों की तरह भौंकने में समय बर्बाद करने का समय है तो तुम्हारे पास पढ़ाई करने का भी समय है। फिर चैप्टर अचानक जगह बदलता है। एक विशाल पारंपरिक द्वार सामने दिखाई देता है, जिस पर रेड चनपुरो का प्रतीक बना हुआ है। पूरा स्थान प्राचीन चीनी वास्तुकला जैसा महसूस होता है। अंदर एक बड़ा प्रशिक्षण प्रांगण दिखाई देता है, जहाँ कई सदस्य युद्ध कलाओं का अभ्यास कर रहे हैं। पूरा माहौल बहुत अनुशासित महसूस होता है। फिर प्रशिक्षण शुरू होता है। सदस्य लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां बेहद तेज है और हर प्रहार बहुत सटीक महसूस होता है। लेकिन तभी एक छोटा सदस्य संतुलन खोकर जोर से गिर जाता है। वो झुंझलाकर चिल्लाता है, सब बर्बाद हो जाए, मैं इतना अच्छा कर रहा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो लगभग टूटती हुई आवाज में बोलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर अचानक पीछे से आवाज आती है, तुम बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हो। फिर नीचे गिरा लड़का जोर से बोलता है, चुप रहो, तुम्हें क्या पता होगा? और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर जाता है और तुरंत बोलता है, सन फेनी, आप वापस आ गए। और सुओ उसे नमस्ते कहता है। फिर आगे पूछता है, क्या कह रहे थे? फिर लड़का सिर हिलाते हुए बोलता है, तभी कुछ नहीं से घबराकर दूसरे की तरफ इशारा करके बोलता है, सर, सबसे ज्यादा हरकतें तो वो कर रहा था। दूसरे सदस्य भी तुरंत बोल पड़ते हैं, हाँ, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? फिर सुओ प्रशिक्षण कर रहे बच्चों की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ये देखकर अच्छा लग रहा है। फिर एक लड़का बोलता है, अरे बिल्कुल,
जब हम 15 साल के होंगे तब हम भी रेड चनपुरू का सहारा बनेंगे। पैनल में सारे बच्चे उत्साह से चमक उठते हैं। सुओ मुस्कुराता है और आगे बोलता है, पढ़ाई करना भी मत भूलना। फिर सुओ का दोस्त बोलता है, तो चलो एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी करते हैं। और वो छोटा लड़का बोलता है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर हमें ऊपर बालकनी से आवाज सुनाई देती है। ऊपर खड़े बच्चे सब सुओ को हाथ हिला रहे हैं, कोई हंस रहा है। एक लड़का बोलता है, अरे ये सन फेई है। फिर एक बच्चा हंसकर बोलता है, तुम आजकल जल्दी वापस आने लगे हो। दूसरा बोलता है, सब कितने खुश रहते हैं ना। और तभी चैप्टर धीरे से सन फेई के पीछे खड़े दोनों अधिकारियों पर ध्यान देता है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा ऊर्जा रहती है, और दूसरा शांत लेकिन डरावना चेहरा वाला सदस्य। सुओ का दोस्त बोलता है, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे साथ प्रशिक्षण करूंगा, अब लाइन में लग जाओ। एक छोटा लड़का बोलता है, नहीं धन्यवाद। पूरा समूह तुरंत उसे मना कर देता है और सुनहरे बालों वाला लड़का हैरान होकर चिल्लाता है, क्या? फिर बाकी बच्चे शिकायत करने लगते हैं, तुम बस हमें बालों वाला। लड़का बोलता है, तुम्हारे दुश्मन तुम पर दया नहीं करेंगे, बदमाशो, वे हमेशा अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करेंगे। फिर सुओ का दूसरा साथी बोलता है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ को तो सिर्फ एक ही चाल आती है, इससे उनकी ट्रेनिंग में कोई मदद नहीं मिलेगी। और आगे बोलता है, तो चलो फिर मैं तुम बच्चों के साथ कुश्ती लड़ूंगा। फिर एक लड़का बोलता है, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा लगभग रोती हुई आवाज में बोलता है, रक्तानी के साथ अभ्यास तो और भी बुरा है। और तभी चैप्टर उस अधिकारी की आंखों पर ध्यान देता है, एक ठंडी बेहद डरावनी नजर, जिसे देखकर एक बच्चा सच में डर के मारे कांपने लगता है। फिर वो आदमी बोलता है, क्योंकि तुम लोगों में गपशप करने की इतनी ऊर्जा है, मुझे लगता है कि तुम सब अभी और अभ्यास कर सकते हो, है ना? फिर अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा अचानक खुल जाता है। माफ कीजिए, अरे सब लोग, खाना तैयार है, अपने हाथ धोकर इधर आओ। बच्चे तुरंत प्रशिक्षण भूलकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं, वाह खाना। कोई दौड़ने लगता है, कोई थाली पकड़ता है, कोई खुशी से चीखने लगता है। एक लड़का बोलता है, वाह खाने का कितना बढ़िया समय है, मुझे आश्चर्य है कि रात के खाने में क्या है। सुओ का दोस्त बोलता है, तुमने अपना मौका गवा दिया। सुओ मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह इन्हें जाते हुए देखो। और तभी दरवाजे के पीछे कई बच्चे खड़े दिखाई देते हैं, सब चुपचाप अंदर देख रहे हैं। फिर सनफेई हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है, तुम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, है ना? अंदर आओ। एक छोटा बच्चा खुशी से बड़ा भोजन कक्ष दिखाता है, लंबी मेजें, हर तरफ लोग खाना खा रहे हैं, बच्चों की आवाजें, और पूरा स्थान अपनापन महसूस कराता है। लेकिन तभी चैप्टर अचानक भावुक मोड़ लेता है। एक लड़का थाली लेकर चुपचाप बैठा होता है और तभी एक बच्चा उसे देखकर पूछता है, अनंत तुम प्रशिक्षण में क्यों नहीं आए? फिर वो लड़का बोलता है, माँ की तबीयत और खराब हो रही है, मैं माँ की देखभाल कर रहा था। और आगे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं ये खाना वापस उसके लिए ले जा सकता हूँ? फिर उसका दोस्त बोलता है, ये भी ले लो। दूसरा लड़का तुरंत हैरान होकर बोलता है, लेकिन ये तो तुम्हारा है। लेकिन वो बिना झिझक मुस्कुराकर जवाब देता है, चिंता मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। और भाई ये पंक्ति इतनी साधारण थी, लेकिन उसका असर सच में बहुत भारी महसूस होता है, क्योंकि अगले पैनल में वो लड़का बस चुप होकर उसे देखता रह जाता है। उसकी आंखों में आभार साफ दिखाई दे रहा था। फिर धीरे से लगभग टूटती हुई आवाज में वो बोलता है, धन्यवाद। और पीछे पूरा भोजन कक्ष फिर से सामान्य आवाजों से भर जाता है। लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं। फिर दृश्य सुओ पर जाता है। वो बोलता है, आज का खाना काफी अच्छा लग रहा है, हर बार खाना बनाने के लिए धन्यवाद। और तभी खाना बनाने वाला आदमी शर्माते हुए हंसकर बोलता है, अरे नहीं, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, असल में आजकल बाहर के और भी ज्यादा बच्चे यहाँ खाने आने लगे हैं। और फिर वो आदमी आगे बोलता है, काम धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा, काफी मुश्किल समय चल रहा है। ये सुनकर सन फेई तुरंत धीरे से जवाब देता है, मुझे सच में बहुत अफसोस है। लेकिन वो आदमी तुरंत हंसकर हाथ हिलाता है, नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से मदद कर रहा है। इसके अलावा सब कुछ बुरा भी नहीं है। अब यहाँ पीछे छूटने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है और ये देखकर ही राहत मिलती है। हालात बस और बेहतर होते जाएंगे। फिर उसके चेहरे पर चुपचाप सन फेई और उसके दोनों अधिकारियों पर चला जाता है। सुनहरे बालों वाला लड़का और दूसरा अधिकारी दोनों अचानक गंभीर दिखाई देते हैं और सन फेई बस चुपचाप एक तरफ देखता रहता है। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी। फिर दृश्य बदलकर रात के प्रांगण में चला जाता है। पूरा स्थान अब शांत है, लालटेन जल रही है और हवा धीरे धीरे बह रही है। तभी सुनहरे बालों वाला लड़का झुंझलाकर बोलता है, हे भगवान, वो जरूरत से ज्यादा लापरवाह है और तुम्हें समझना बहुत आसान है। और दूसरा आदमी बोलता है, अपनी बेवकूफी भरी राय अपने पास रखो, मूर्ख। और बस दोनों फिर से बहस शुरू कर देते हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का चिल्लाता है, हाँ तुम लड़ना चाहते हो क्या? दूसरा तुरंत बोलता है, चिल्लाना बंद करो बेवकूफ। फिर सुओ बोलता है, तुम दोनों बंद करो। और अगले पैनल में चैप्टर अचानक बहुत शांत हो जाता है। सन फेई अपनी पीठ उनकी तरफ करके खड़ा होता है। ऊपर रात का आसमान और एक पतला अर्धचंद्र दिखाई देता है। फिर वो धीरे से बोलता है, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें न जानना ही बेहतर होता है। और भाई बस यही पंक्ति पूरे चैप्टर का माहौल बदल देती है, क्योंकि ऐसा लगने लगता है कि सन फेई किसी बहुत बड़े रहस्य का बोझ अपने अंदर छुपाए बैठा है। फिर उसके दोनों साथी चुपचाप उसे देखने लगते हैं। न कोई मजाक, न कोई बहस,
बस सन्नाटा। और चैप्टर धीरे धीरे चांद पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। आसमान में आधा चांद चमक रहा है, फिर वही चांद एक खुली खिड़की से दिखाई देता है और आखिर में चैप्टर हमें एक छोटे खाली कमरे के अंदर ले जाता है। एक बिस्तर पड़ा है, कमरा लगभग खाली है और खिड़की के बाहर वही अर्धचंद्र चमक रहा है। पूरा माहौल अचानक बहुत अकेला महसूस होने लगता है और सच कहे तो यही चैप्टर ऐसा महसूस कराता है कि इस शांत सतह के पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये था पूरा विंड ब्रेकर चैप्टर 217। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से लगभग 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि वाइंड ब्रेकर के नए चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके बताओ कि वाइंड ब्रेकर फैमिली का हिस्सा कौन कौन है। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं सीधे चैप्टर 218 की कहानी की तरफ। चैप्टर 218 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बेहद शांत रात से आसमान में एक पतला क्रेसेंट मून चमक रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है और उसी चांद के नीचे चैप्टर अपना टाइटल रिवील करता है, चैप्टर 218 होल इन द हार्ट। फिर सीन सीधे कोतोहा के कैफे में शिफ्ट होता है। कोतोहा बॉफ्यूरिन के सभी मेंबर्स के साथ बैठी हुई थी और बोल रही होती है, ओ अच्छा तो ऐसा हुआ था। हिरागी बोलता है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल था लेकिन वो एक अच्छा इंसान था, चाहे वो फ्यूरिन का स्टूडेंट हो या हमारा जूनियर। ये सब बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उमेमिया बोलता है, मान लो कि जो एंडो ने हमें बताया वो सब सच हो, फिर भी हमारे लिए इस बात को मानकर आगे बढ़ जाना आसान नहीं होगा और ये तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा, खासकर तुम बाकी लोगों के लिए। नायरे बोलता है, हाँ। सुगेओरा कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। किरियो कहता है, सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा चिंता सकुरा की हो रही है। हम सब शॉक्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सकुरा की हालत हम सबसे ज्यादा खराब है। मैंने पहले कभी भी साकुरा को इस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। साकुरा सोचता है, एक ऑफिसर रेड चनपुरो का हमें इधर दिखाया जाता है। साकुरा शॉक में होता है और उसने एंडो की कॉलर पकड़ रखी होती है जो कि वो छोड़ देता है और साकुरा यहाँ से जाने लगता है। पीछे से उमेमिया बोलता है, साकुरा। साकुरा बोलता है, एंडो इतनी दूर यहाँ आने के लिए सॉरी और थैंक्स सुओ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंडो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कभी भी कहीं भी बुला सकते हो, बस मुझे तुम्हें देखने का मौका मिलता रहे सकुरा। लेकिन सकुरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बस चुपचाप मुड़ता है और वहां से चला जाता है। अगले पैनल में सकुरा भीड़ के बीच से जा रहा होता है। मेरे पीछे से चिल्ला के बोलता है, हे साकुरा, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जल्दी में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे सकुरा से टकरा जाता है और जैसे ही निरे ऊपर देखता है, निरे शोक में पड़ जाता है। उसकी आंखें एकदम चौड़ी रह जाती है क्योंकि सकुरा के चेहरे पर ऐसा दर्द दिखाई दे रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। किरियो और बाकी लोग सकुरा को आवाज देते हैं लेकिन सकुरा बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और किसी की तरफ नहीं देखता और फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। एंडो बोलता है, तो चलो, अब सब खत्म हो चुका है, सकुरा जा चुका है, तो अब मुझे भी निकल जाना चाहिए। ताकेशी कहता है, क्या तुम्हारा काम हो गया? एंडो बोलता है, हाँ हो गया, चलो घर चलते हैं। फिर ताकेशी बोलता है, नहीं मैं नहीं आ रहा। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ताकेशी अचानक उमेमिया की तरफ देखता है और बोलता है, हजीमे उमेमिया, चलो खेलते हैं। उमेमिया कहता है, ताकेशी हमारा अभी सच में मूड नहीं है। ताकेशी बोलता है, जल्दी करो, तुमने कहा था तुम खेलोगे। उमेमिया कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन सिर्फ एक गेम। ताकेशी बोलता है, नहीं। उमेमिया कहता है, ठीक है। ये देख के लग रहा होता है कि सुगीशिता यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में है। मेरे बोलता है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। जब मैंने सकुरा का चेहरा देखा तो उमेमिया बोलता है, उस बेचारे को दोष भी नहीं देख सकते। तभी कोतोहा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, शायद ये पहली बार है जो उसने इस तरह का दर्द महसूस किया है। हिरागी बोलता है, हाँ। निरे बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो कोतोहा कहती है, उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी थी जब तक वो हमारे शहर में नहीं आया था। वो अकेलेपन का दर्द जानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने कभी भी किसी खोने का दर्द महसूस नहीं किया। लेकिन जब वो फ्यूरन आया, पहली बार उसे अपनाया गया जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और साकुरा, उसने पहली बार किसी के सामने दिल खोल कर बात की। साकुरा को लगा कि उसे वैसा कोई मिल गया जो कि उससे दिल से दिल का रिश्ता जोड़ सके और वो इंसान उसके आंखों के सामने गायब हो जाए। ये दर्द एक ऐसा दर्द है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो शायद बहुत ज्यादा दर्द में है। उमेमिया बोलता है, सुनो सब लोग, सुओ के बारे में हमें क्या करना है इसका प्लान हम बाद में बना सकते हैं। अभी इस वक्त साकुरा को हमारी जरूरत है, इसलिए हमें सकुरा का साथ देना होगा पूरी ताकत के साथ। ये कहकर उमेमिया मुस्कुरा देता है। निरे, सुगेओरा और किरियो बोलते हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुगीशिता चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा होता है। सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है। क्लासरूम में लंच टाइम चल रहा है। किरियो बोलता है, सकुरा आज स्कूल नहीं आने वाला है ना? निरे कहता है, वो हमारे ग्रुप चैट में भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। किरियो कहता है, उन दोनों के बिना पूरी क्लास बहुत शांत लग रही है। तभी कोई बंदा क्लास में एंटर करता है। निरे बोलता है, ओ मोमेजिक्वा। एफआईआर मोमेजिक्वा बोलता है, ओ मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम लोगों को डरा दिया? निरे बोलता है, नहीं तुमने नहीं डराया, सब ठीक है। मोमेजिक्वा बोलता है, क्या यहाँ पर साकुरा है? निरे कहता है, वो आज यहाँ नहीं है दरअसल। लेकिन निरे अपनी बात पूरी कर पाता।
उससे पहले ही मोमिजिक्वा बीच में बोल पड़ता है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने खबर सुनी, एंडो हमारे स्कूल में आया था, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा मैंने सुना है कि साकुरा को इस खबर से काफी गहरा धक्का लगा है। मैं सोच रहा था कि उसे लंच पर बुलाऊं या उसके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं, लेकिन लगता है वो आज स्कूल ही नहीं आया। निरे उससे बोलता है, माफ करना। मोमिजिक्वा बोलता है, तुम्हारी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा उसके घर पर। क्या तुम मेरे को बता सकते हो वो कहाँ रहता है? निरे बोलता है, हाँ मैं बता सकता हूँ, और मैं भी चलूंगा। किरयू और सुगेउरा बोलते हैं, मैं भी चलूंगा। क्लास के लड़के बोलते हैं, क्या सब लोग साकुरा से मिलने जा रहे हैं? बाकी सब लोग बोलते हैं, हमें भी साथ ले चलो। किरयू कहता है, लेकिन शायद ये सही समय नहीं होगा, हम सभी का एक साथ उसके घर पर पहुंच जाना। पीछे वाला लड़का बोलता है, सही कहा, शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा। किरयू कहता है, निरे चैन, क्या तुम हमारे लिए जा सकते हो? निरे कहता है, हाँ जरूर। दूसरा लड़का बोलता है, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। निरे कहता है, तो फिर मोमिजिकावा, आज स्कूल के बाद तुम और मैं। तभी नीरे के कंधे पर एक हाथ आता है, जिससे नीरे काफी ज्यादा डर जाता है। ये हाथ किसी और ने नहीं, अपने सुगीशिता ने रखा होता है। निरे बोलता है, क्या बात है सुगीशिता? सुगीशिता बोलता है, निरे मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसे सुनकर पूरी क्लास शॉक में पड़ जाती है। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। निरे तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे चैप्टर 219 की स्टोरी की तरफ। स्टार्टिंग होती है एक बेहद वियर्ड और मिस्टीरियस सीन से। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और उसी अंधेरे के बीच सकूरा खड़ा हुआ है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर देख क्या रहा है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है और अगले ही पल वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर कुछ अजीब सी वाइन्स लिपटी हुई दिखाई देती हैं। ऐसी वाइन्स जो किसी पेड़ की नहीं, बल्कि जैसे सीधे उसके शरीर से जुड़ी हुई हो। सकूरा कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है और धीरे से कहता है, ये आखिर हैं क्या? तभी चैप्टर अपना टाइटल रिवील करता है, चैप्टर 2 119 नॉट। और जैसे ही सकूरा सामने देखता है, उसे दिखाई देता है कि अनगिनत थ्रेड्स पूरे अंधेरे में फैले हुए हैं, हर डायरेक्शन में, हर तरफ सिर्फ थ्रेड्स ही थ्रेड्स, और उन सभी थ्रेड्स का कनेक्शन किसी एक जगह पर जाकर जुड़ रहा है। सकूरा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। तभी अचानक उसके सामने एक फेमिलियर फेस दिखाई देता है, लंबे इयररिंग्स, शांत चेहरा और वही पहचान वाली यूनिफॉर्म। ये कोई और नहीं बल्कि सुओ था। सकूरा की आंखें एकदम फैल जाती हैं। वो घबराकर चिल्लाता है, सुओ! लेकिन सुओ उसकी तरफ देखता तक नहीं, वो बस मुड़कर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर साकुरा और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, रुको, अरे सुनो। लेकिन सुओ फिर भी नहीं रुकता। अब साकुरा लगभग दौड़ने लगता है। उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद उसके माइंड में हजारों क्वेश्चंस घूम रहे हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। उसके हाथ पर लिपटी हुई वाइन्स अचानक फैलने लगती है और देखते ही देखते वो उसके पूरे हाथ को जकड़ लेती है। सकूरा पेन से कराह उठता है। धत, ये आखिर क्या है? वो उन वाइन्स को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा वो छूटने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो उसके शरीर से चिपकती चली जाती है। फिर सकूरा पूरी ताकत से सुओ को आवाज देता है, अरे सुओ, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? रुक जाओ। लेकिन सुओ तक उसकी आवाज पहुंचती ही नहीं और उसी समय सकूरा के सीने में एक शार्प पेन उठता है, जैसे उसके दिल के अंदर कुछ टूट रहा हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो फिर से सुओ की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, तुम रेड चनपुरु के ऑफिसर थे, है ना? तो फिर तुम फुरीन में क्यों आए थे? अब साकुरा की आवाज में सिर्फ शॉक नहीं, बल्कि पेन और एंगर भी शामिल हो चुका था। वो आगे चिल्लाकर कहता है, क्या शुरू से ही तुम हम में से एक बनना चाहते थे? या फिर क्या जो कुछ हुआ वो सब झूठ था? ये क्वेश्चन साकुरा के दिल को अंदर से खाए जा रहे थे, लेकिन आंसर देने वाला कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ वो मिस्टीरियस थ्रेड्स थे और लगातार दूर जाता हुआ सुओ। और जैसे जैसे साकुरा आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है, वैसे वैसे वे वाइन्स उसके शरीर को और भी ज्यादा जकड़ने लगती हैं। साकुरा का पेशेंस पूरी तरह खत्म होने लगता है। वो गुस्से और पेन से चिल्लाकर कहता है, अरे ओ बेवकूफ, कुछ तो बोलो, एक वर्ड ही सही। लेकिन सुओ अब भी साइलेंट रहता है और तभी साकुरा की आवाज कांपने लगती है, जैसे उसके दिल में दबे हुए रियल इमोशंस बाहर आने वाले हों। वो पेन से जूझते हुए बोलता है, मैं हमेशा से। लेकिन उसी समय वाइन्स उसके पूरे शरीर को और कसकर जकड़ लेती है। साकुरा दर्द से कराह उठता है। फिर भी वो अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में टीयर्स और हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। वो सुओ की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम्हारे लिए मैं हमेशा से। लेकिन अचानक पूरा अंधेरा जैसे हिलने लगता है। सारे थ्रेड्स एक साथ झटके से खिंच जाते हैं। साकुरा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। थ्रेड्स, वाइन्स, सुओ, सब कुछ। और फिर हाफ। साकुरा अचानक बिस्तर से उठ बैठता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जैसे अभी अभी किसी भयानक नाइटमेयर से बाहर निकला हो।
वो अपने सीने को पकड़कर डीप ब्रेथ लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी नॉर्मल नहीं हुई थी। उफ, उसके हाथ अनजाने में कसकर मुट्ठी बन जाते हैं और तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर जाती है, वही हाथ जिसे उसने सपने में वाइन से जकड़ा हुआ देखा था। सकुरा कुछ सेकंड्स तक बस उसे घूरता रहता है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी जो हुआ वो सपना था या उसके दिल की रियल फीलिंग्स। लेकिन अगले ही पल वो फिर से रजाई में अपना चेहरा छुपा लेता है, क्योंकि सुओ को लेकर उसके माइंड में जो कंफ्यूजन और इमोशंस चल रहे थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे। इसी बीच चैप्टर का सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। स्कूल खत्म हो चुका है। निरेई और सुगिशिता पहले से तय जगह पर खड़े हुए हैं। वे साकुरा के घर जाने वाले थे, लेकिन मोमिजिकावा अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। निरे इधर उधर देखते हुए बोलता है, लगता है मोमिजिकावा-सान अभी तक नहीं आए। तभी सुगिशिता शांत आवाज में कहता है, उन्होंने कहा था कि घर जाकर कुछ सामान लेकर आएंगे। शायद उन्हें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लग गया। निरेई बस सिर हिलाता है, लेकिन तभी सुगिशिता की नजर सामने पड़ती है और वो कहता है, वो रहे। निरेई तुरंत मुड़कर देखता है और अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने से मोमिजिकवा ऐसे आ रहा था जैसे किसी वॉर पर निकलने वाला हो। उसके हाथ में एक बड़ा फ्राइंग पैन था, दूसरे हाथ में लंबी स्टिक जैसी चीज और दोनों कंधों पर बड़े बड़े बैग्स लटके हुए थे। निरेई पूरी तरह शॉक होकर बोलता है, अरे! मोमिजिकावा बिल्कुल नॉर्मल फेस के साथ कहता है, ओह सॉरी, तुम लोगों को वेट करना पड़ा। फिर वो अपने सामान की तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ, इतना शॉक क्यों हो रहे हो? तभी निरेई बोलता है, ये सब क्या है, हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। फिर मोमिजिकावा अपने हाथ में पकड़े फ्राइंग पैन को देखते हुए कहता है, मैंने सुना था कि उसके घर में सिर्फ एक ही पतीला है। मैं काफी सारा सामान ले आया हूं, लेकिन वो सब बैग में फिट नहीं हो पाया। इसे देखकर निरेई थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी रेड पर जा रहे हो। जिस पर मोमिजुकावा तुरंत पूछता है, ये तो बस एक फ्राइंग पैन है, जो सामान मैंने मंगवाया था वो खरीदा ना? तभी निरेई खुशी से अपने बैग दिखाते हुए कहता है, हाँ सब कुछ यही है। लेकिन इतने सारे बैग देखकर मोमिजुकावा हैरान रह जाता है। तुमने कहा था कि मैं बहुत सारा सामान लाने वाला हूं। मैंने तो तुमसे सिर्फ मेरे लिए थोड़ा सामान लेने को कहा था। ये सारे बैग किस बात के हैं? तब निरेई मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ओह ये हमारी पूरी क्लास की तरफ से गिफ्ट्स हैं। सबने कहा था कि इन्हें सकुरा-सान तक पहुंचा देना। ये सुनकर मोमिजुकावा बस शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान सुगिशिता पर जाता है और वह पूछ बैठता है, ठीक है, लेकिन सुगिशिता इतना गुस्से में क्यों है? इसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पूरी क्लास अपने अपने गिफ्ट्स सुगिशिता के हाथों में थमा रही थी। सुगिशिता, ये भी ले जाओ, और ये भी। और बेचारा सुगिशिता अंदर ही अंदर सोच रहा था, मुझे उसके लिए इतना सब सामान क्यों उठाना पड़ रहा है? तभी निरेई घबरा कर चिल्लाता है, सुगिशिता-सान, उस बैग में अंडे हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद तीनों आखिरकार सकुरा के घर पहुंच जाते हैं। मोमिजुकावा सामने खड़ी पुरानी सी बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, यही जगह है। निरेई हैरानी से पूछता है, यस, जबकि मोमिजुकावा भी थोड़ा चौंक जाता है। वो यहां रहता है? इसके बाद निरेई अपना फोन निकालते हुए कहता है, पहले मैं उसे मैसेज करके देखता हूं। मोमिजुकावा सुझाव देता है, तुम सीधे बेल भी बजा सकते हो। लेकिन निरेई जवाब देता है, नहीं, वो खराब है। फिर वह आगे बताता है, आमतौर पर वो दरवाजा लॉक भी नहीं करता, लेकिन हो सकता है वो घर पर ही ना हो। मैं देखता हूं कि उसके फोन की रिंग सुनाई देती है या नहीं। ये सुनकर मोमिजुकावा हैरान हो जाता है। वो अपना दरवाजा अनलॉक रखता है। ये तो काफी खतरनाक है। इसके बाद निरेई दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनने की कोशिश करता है। मोमिजुकावा कहता है, अगर हम दरवाजा खोल दें तो पता चल जाएगा कि वो घर पर है या नहीं। लेकिन निरेई तुरंत जवाब देता है, हम किसी के घर में बिना बताए ऐसे नहीं जा सकते। वह ध्यान लगाकर सुनता है, फिर कहता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मोमिजुकावा अनुमान लगाता है, शायद उसका फोन बंद हो। निरेई भी कहता है, ओह शायद। लेकिन अगले ही पल सुगिशिता अचानक दरवाजे का हैंडल पकड़ता है। निरेई घबराकर चिल्लाता है, रुको सुगिशिता, और बिना एक सेकंड गंवाए सुगिशिता सीधे दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सब लोग अंदर पहुंच जाते हैं। मोमिजुकावा सोचता है, सच में अनलॉक है। निरेई जोर से पुकारता है, सुगिशिता, लेकिन अंदर का नजारा देखकर तीनों रुक जाते हैं। कमरे में लगभग कुछ भी नहीं है। रसोई भी लगभग खाली पड़ी हुई है। इसे देखकर मोमिजुकावा सोचता है, इसके पास तो यहाँ लगभग कुछ भी नहीं है। और तभी सुगिशिता अचानक किसी चीज की आहट महसूस करता है। उसकी नजर कमरे के अंदर की ओर जाती है और तभी सुगिशिता जिस दिशा में देख रहा था, वहां कमरे के अंदर एक बिछा हुआ फुतोन दिखाई देता है। पूरा कमरा शांत था। इसे देखकर निरेई और मोमिजुकावा भी चुप हो जाते हैं। निरेई धीरे से कहता है, सकुरा, जबकि मोमिजुकावा बस खामोशी से सामने देख रहा होता है। अगले ही पल सुगिशिता तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सुगिशिता! लेकिन सुगिशिता किसी की नहीं सुनता। वह सीधे फुतोन तक पहुंचता है और फिर एक झटके में कंबल पकड़ लेता है। अगले ही सेकंड
वह पूरा कंबल खींचकर हटा देता है और वहां सकुरा लेटा हुआ मिलता है। सकुरा अचानक घबराकर उठ बैठता है। कौन है? फिर सुगिशिता कहता है, मैं हूं। सकुरा पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। सुगिशिता? लेकिन सुगिशिता गुस्से से उसे घूरते हुए बोलता है, तुम हर बार मुसीबत का एक टुकड़ा हो। तभी नीरे भी आगे बढ़कर पूछता है, सकुरा तुम ठीक हो? सकुरा की नजर नीरे और मोमिजिकावा पर पड़ती है। नीरे और मोमिजिकावा? सकुरा अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये तीनों उसके कमरे में कर क्या रहे हैं। वह हैरानी से पूछता है, तुम तीनों यहां क्यों? तभी मोमिजिकावा हाथ हिलाते हुए कहता है, हे। लेकिन सकुरा जवाब देने से पहले ही सुगिशिता जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता थी। सुगिशिता की जोरदार डांट सुनकर सकुरा बस स्तब्ध रह जाता है। फिर अचानक मोमिजुकावा अपने साथ लाया हुआ फ्राइंग पैन उठाता है और सकुरा को देखते हुए कहता है, तुम दिन भर सोते रहे, है ना? लगता है तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ आगे कहता है, तो मुझे तुम्हें वो ऑमलेट राइस खिला देना चाहिए जो तुम खाना चाहते थे। ये सुनते ही सकुरा की आंखें फैल जाती हैं? और बस दोस्तों, यहीं पर विंड ब्रेकर चैप्टर 219 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम सब अभी यही हो? फिल्म खत्म हो गई? घर जाओ यार। ओ, तुम के टीजर के लिए रुके हो? नहीं, वो शूट करने के लिए पैसा नहीं है। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना सुओ और सकुरा के बीच जो ये नॉट है क्या अगले चैप्टर्स में खुल पाएगी। और हाँ, ये भी बताओ कि तुम्हें इस पर शॉर्ट्स वीडियो चाहिए या लॉन्ग वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगली विंड ब्रेकर एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और फ्यूरिन फैमिली का हिस्सा बने रहो।